बिहार मैटर्स पर इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो बिहार सरकार की परीक्षाएं, चाहे वो बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, एसआई या फिर टीचर एग्जाम्स हो, उनके लिए बहुत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो एकदम सटीक और विस्तृत स्टडी नोट्स हैं, मतलब पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड हैं। जी, तो आज का हमारा विषय है बिहार विधान परिषद या बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। हम इसकी संरचना, इसके चुनाव की प्रक्रिया और राज्य की शासन व्यवस्था में इसके रोल पर बात करेंगे। सही है। और छात्रों के लिए आज का हमारा मिशन ये डिकोड करना है कि विधान परिषद महज सरकार का कोई अतिरिक्त ढांचा नहीं है। ये एक एक्सपर्ट बॉडी या विशेषज्ञ निकाय के रूप में कैसे काम करता है, हमें ये समझना है। हाँ, क्योंकि आमतौर पर जब भी सरकार या कानून बनने की बात आती है तो दिमाग में बस विधानसभा की तस्वीर आती है ना? वो कैमरे, वो बहस, मेजें थपथपाना। जी बिल्कुल। लेकिन उस मुख्य हॉल के ठीक पीछे ये जो दूसरा कमरा है, यानी विधान परिषद, इसके नियम बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके संवैधानिक आधार को समझते हैं। मतलब संविधान ने इसे कैसे गढ़ा है। देखिए, अगर हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 168 यानी आर्टिकल 168 राज्य विधानमंडल की बात करता है। और फिर आता है अनुच्छेद 169 जिसमें इस परिषद के निर्माण या इसे समाप्त करने की प्रक्रिया दी गई है। लेकिन जो सबसे क्रूशियल आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 171। आर्टिकल 171, राइट? हाँ, ये संरचना की बात करता है। बिल्कुल। इस में विधान परिषद की संरचना बताई गई है। और यहाँ सबसे पहली और अहम बात जो छात्रों को याद रखनी है वो ये कि विधान परिषद एक परमानेंट हाउस है, एक स्थायी सदन। मतलब इसे कभी भंग या डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। सही कहा। विधानसभा हर 5 साल में भंग हो जाती है, सरकारें आती जाती हैं, लेकिन परिषद का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। और अगर हम बिहार के संदर्भ में इस स्थायी सदन की कुल सदस्य संख्या की बात करें तो हमारे नोट्स बताते हैं कि इसमें 75 यानी 75 मेंबर्स होते हैं। जी 75, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है एग्जाम के लिए। हाँ, लेकिन जब हम अनुच्छेद 171 के तहत इन 75 सदस्यों के विभाजन को देखते हैं ना, तो ये बहुत ही दिलचस्प लगता है। मतलब ये किसी सीधे साधे चुनाव जैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक जटिल रेसिपी की तरह लगता है ना, जहाँ हर एक सामग्री को बहुत नाप तौल के डाला गया है। मैं छात्रों को ये मेमोरी ट्रिक के साथ समझाना चाहूंगी। जी बताइए। तो ये जो 75 सदस्य हैं, इनका गणित कुछ इस तरह है: 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/12 और आखिर में प्लस 1/6 हिस्सा। ये बहुत ही शानदार ट्रिक ऐसे याद रखने की। हाँ, तो मतलब लगभग 25 सदस्य जो 1/3 होते हैं वो स्थानीय निकायों यानी लोकल बॉडीज द्वारा चुने जाते हैं। फिर अगले 25 सदस्य यानी दूसरा 1/3 हिस्सा विधायकों या एमएलए द्वारा चुना जाता है। बिल्कुल। और फिर आता है 1/12 हिस्सा जो लगभग 6 सदस्य होते हैं। उन्हें राज्य के शिक्षक चुनते हैं। और एक और 1/12 हिस्सा यानी और 6 सदस्य वो स्नातकों या ग्रेजुएट्स द्वारा चुने जाते हैं। सही है। और अंत में जो बचा हुआ 1/6 हिस्सा है, लगभग 13 सदस्य, उन्हें राज्यपाल द्वारा नॉमिनेट या नामित किया जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि सीधे चुनाव करवाने की बजाय ये 1/3 और 1/12 वाला इतना जटिल गणित क्यों चुना गया? देखिए, ये गणित की संरचना कोई संयोग नहीं है, इसे बहुत सोच समझकर जानबूझकर बनाया गया है। अगर विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव भी विधानसभा की तरह सीधे जनता द्वारा करा लिया जाता तो फिर दोनों में फर्क ही क्या रह जाता? बिल्कुल वही बात। तो ये सदन महज विधानसभा की एक कार्बन कॉपी बनकर रह जाता। वहां भी वही राजनेता जीत कर आते जिनका दबदबा है। इस स्ट्रक्चर का मुख्य उद्देश्य ये है कि सदन में केवल राजनेताओं की ही आवाज न गूंजे। अच्छा। समाज के विभिन्न विशेषज्ञों जैसे शिक्षकों, पढ़े लिखे युवाओं मतलब स्नातकों और जमीनी स्तर की स्थानीय आवाजों को कानून बनाने की प्रक्रिया में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। ये सच में एक एक्सपर्टीज लाने का तरीका है। मतलब जब शिक्षा से जुड़ा कोई बिल आएगा तो वो 6 शिक्षक सदस्य बता पाएंगे कि क्लासरूम में इसका असली असर क्या होगा। एकदम सही उदाहरण दिया आपने। अब जब इस सदन की ये रेसिपी इतनी खास है तो इनके चुनाव का तरीका भी समझना होगा। हमारे नोट्स स्पष्ट करते हैं कि इनका चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव या इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जी,
ये एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है जिस पर कैंडिडेट्स को ध्यान देना चाहिए। लोग अक्सर इसे प्रत्यक्ष चुनाव समझने की भूल कर बैठते हैं। हाँ, क्योंकि विधानसभा में तो हम सीधे वोट डालने जाते हैं, पर यहाँ सिस्टम अलग है। यहाँ जो वोटिंग प्रणाली इस्तेमाल होती है उसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या एसटीवी। तो ये एसटीवी काम कैसे करता है? क्योंकि आम चुनाव में तो हम एक कैंडिडेट को वोट देते हैं और जिसके वोट सबसे ज्यादा वो जीत जाता है। देखिए, एसटीवी में ऐसा नहीं होता। इसमें जो वोटर होता है वो केवल एक उम्मीदवार पर मोहर नहीं लगाता, बल्कि वो अपनी पसंद के अनुसार कैंडिडेट्स को प्राथमिकता क्रम देता है। मतलब रैंक करता है, 1, 2, 3 इस तरह से। जी बिल्कुल, अपनी पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद, और जीतने के लिए एक तय कोटा या न्यूनतम वोट चाहिए होते हैं। अच्छा, तो अगर पहली पसंद वाले कैंडिडेट को उस कोटे से ज्यादा वोट मिल जाए तो क्या होता है? तो जो उसके एक्स्ट्रा या अतिरिक्त वोट होते हैं वो बेकार नहीं जाते, वो एक फॉर्मूले के तहत उस वोटर की दूसरी पसंद वाले कैंडिडेट को ट्रांसफर हो जाते हैं। अरे वाह! इसीलिए इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। इसमें कोई वोट बर्बाद नहीं होता। ये तो बहुत ही तार्किक प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ एक तीखा सवाल भी उठता है। पूछिए। अगर चुनाव अप्रत्यक्ष है और आम जनता सीधे तौर पर वोट नहीं कर रही है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आम जनता का इस शक्तिशाली सदन पर कोई सीधा नियंत्रण ही नहीं है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, लेकिन इसे हमें थोड़ा दूसरे एंगल से देखना होगा। वो कैसे? देखिए, प्रत्यक्ष चुनाव जो होते हैं वो राजनेताओं पर एक भारी लोक लुभावन दबाव या पॉपुलिस्ट प्रेशर डालते हैं। उन्हें हमेशा अगले चुनाव और अपने वोट बैंक की चिंता लगी रहती है। हाँ, ये तो है। अप्रत्यक्ष चुनाव की ये जो प्रणाली है, ये विधान परिषद के सदस्यों को इस दबाव से मुक्त रखती है। मतलब वे चुनाव हारने की चिंता किए बिना दीर्घकालिक और राज्य के हित के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। मतलब वो बिना डरे कड़वे सच बोल सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो सदस्य चुनकर आते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जी, 6 साल। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त या रिटायर हो जाते हैं। मतलब ये तो एक रिवॉल्विंग डोर या घूमते हुए दरवाजे जैसी व्यवस्था हो गई। ये रिवॉल्विंग डोर की उपमा बहुत सटीक है ना? मतलब सदन में हमेशा नई ऊर्जा आती रहती है, नए लोग आते रहते हैं, लेकिन कमरा कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं होता। सही कहा। विधानसभा की तरह यहाँ कभी शून्यता या वैक्यूम नहीं आता। और इस अनुभव को और पुख्ता करने के लिए ही योग्यता में एक शर्त रखी गई है। आयु सीमा की शर्त? जी, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि विधानसभा यानी एमएलए बनने के लिए ये 25 वर्ष है। बिल्कुल। तो संविधान निर्माता स्पष्ट रूप से चाहते थे कि इस सदन में थोड़ी अधिक परिपक्वता हो। तो अब हमारे पास 30 वर्ष या उससे अधिक आयु के ये अनुभवी और विशेषज्ञ सदस्य इस सदन में आ गए हैं। तो इन्हें चलाने के लिए कौन होता है? पदाधिकारियों की बात करें तो परिषद के सदस्य अपने बीच से ही एक सभापति यानी चेयरमैन और एक उपसभापति या डिप्टी चेयरमैन का चुनाव करते हैं, जो बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और अनुशासन बनाए रखते हैं। जी। लेकिन अब आते हैं असली शक्तियों के परीक्षण पर, मतलब पावर किसके पास है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है, खासकर मेंस एग्जाम के नजरिए से। हाँ, अगर हम विधायी शक्ति को देखें तो नोट्स के मुताबिक ये सदस्य बिल पर चर्चा कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, लेकिन किसी बिल को स्थायी रूप से रोक नहीं सकते। बिल्कुल, वे ब्लॉक नहीं कर सकते। और वित्तीय शक्ति की बात करें तो जो कि बहुत ही क्रूशल है, विधान परिषद में धन विधेयक या मनी बिल पेश ही नहीं किया जा सकता। ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रैप है। कई बार कैंडिडेट सोचते हैं कि मनी बिल दोनों सदनों में आ सकता है, लेकिन नहीं, मनी बिल सिर्फ विधानसभा में आता है। और विधान परिषद इस मनी बिल को केवल 14 दिनों तक रोक या डिले कर सकती है ना? जी, सिर्फ 14 दिन। और कार्यकारी शक्ति में भी सरकार को हटाने की शक्ति इनके पास नहीं होती। अविश्वास प्रस्ताव केवल विधानसभा में लाया जा सकता है। सही है। तो इन सब बातों को सुनकर मतलब मैं इसे एक वरिष्ठ सलाहकार बोर्ड या एडवाइजरी बोर्ड की तरह देख रही हूँ, जो कंपनी के सीईओ यानी विधानसभा को बहुत अच्छी सलाह तो दे सकता है, पर उनका फैसला नहीं बदल सकता। ये एक अच्छा नजरिया है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर वे धन विधेयक को केवल 14 दिन रोक सकते हैं और बिलों को स्थायी रूप से ब्लॉक नहीं कर सकते, तो क्या विधान परिषद सिर्फ एक बिना दांत का शेर या टूथलेस टाइगर बनकर रह गई है? देखिए, पहली नजर में ये बिना दांत का शेर लग सकता है,
और लोग अक्सर ये गलतफहमी पाल लेते हैं कि ये सदन तो कमजोर है, लेकिन यहाँ हमें मेंस एनरिचमेंट पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा। बताइए। परिषद का असली काम कानूनों को खारिज करना या वीटो करना नहीं है। इसे एक रिवाइजिंग चेंबर के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। रिवाइजिंग चेंबर मतलब समीक्षा करने वाला कक्ष? जी, जब विधानसभा में भारी बहुमत वाली सरकारें जल्दबाजी में कोई कानून पारित कर देती हैं, जिसे हेस्टी लेजिस्लेशन कहते हैं, तब विधान परिषद एक बहुत ही जरूरी स्पीड ब्रेकर का काम करती है। अच्छा, तो वो जो 14 दिन की देरी है वो सिर्फ समय बर्बाद करना नहीं है? बिल्कुल नहीं। उस समय में बिल पर गहन चर्चा होती है, जनता का ध्यान उस मुद्दे पर जाता है, मीडिया में बहस होती है, तो एक तरह से वे सरकार पर नैतिक और सार्वजनिक दबाव बनाते हैं। मतलब वे सरकार को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। सही कहा। इसलिए ये बिना दांत का शेर नहीं, बल्कि लोकतंत्र का एक जरूरी चेक एंड बैलेंस है। ये बहुत ही स्पष्ट विश्लेषण है। अब विधान परिषद की वास्तविक हैसियत को पूरी तरह समझने के लिए हमें इसकी तुलना विधानसभा से करनी होगी। हमारे पास जो अल्ट्रा रिवीजन ग्रिड है वो इस तुलना को बहुत आसान बना देता है। जी, चलिए तुलना करते हैं। तो विधानसभा, जिसे निचला सदन कहते हैं, वहां प्रत्यक्ष चुनाव होता है, उनका 5 साल का कार्यकाल है और धन विधेयक पर उनका पूर्ण नियंत्रण है। तो स्पष्ट रूप से वो मजबूत या स्ट्रांग है। बिल्कुल। दूसरी तरफ विधान परिषद है, जिसे उच्च सदन कहते हैं। यहाँ अप्रत्यक्ष चुनाव है, स्थायी प्रकृति है और धन विधेयक पर सिर्फ 14 दिन की सीमित शक्ति है। तो शक्तियों के मामले में ये कमजोर है। कागजों पर देखें तो कमजोरी है। तो यहाँ एक बहुत बड़ी भाषाई विडंबना या आयरनी है ना? कैसी विडंबना? मतलब जिसे हम उच्च सदन या अपर हाउस कह रहे हैं, वो व्यवहारिक रूप से निचले सदन की तुलना में शक्तियों में बहुत कमजोर है। तो क्या ये उच्च नामकरण सिर्फ एक दिखावा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन उच्च का अर्थ यहाँ रोजमर्रा की राजनीतिक शक्तियां या पैसे का कंट्रोल से नहीं है। तो फिर किस बात से है? यह इसकी स्थायी प्रकृति या परमानेंट नेचर से है। विधानसभा हर 5 साल में भंग हो जाती है, वो जनमत के उफान के साथ बदलती रहती है। हाँ, पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से। लेकिन परिषद स्थायी है। इसके सदस्य आयु में बड़े हैं, अनुभवी हैं, विशेषज्ञ हैं। यह सदन राज्य की राजनीति में स्थिरता का प्रतीक है। एक लंगर की तरह जो जहाज को स्थिर रखता है। बिल्कुल। विधानसभा जनमत का प्रतिनिधित्व करती है और विधान परिषद उस जनमत में परिपक्वता और विशेषज्ञता का तड़का लगाती है। इसलिए ये उच्च है। बहुत ही शानदार तरीके से समझाया आपने। तो चलिए आज की इस गहन चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेट लेते हैं। जी। हमने देखा कि कैसे 75 सदस्यों की ये जटिल संरचना काम करती है। वो 1/3 और 1/12 वाला गणित, फिर इसका 6 साल का रिवॉल्विंग डोर कार्यकाल जो सदन को हमेशा एक्टिव रखता है, और एसटीवी चुनाव प्रणाली। हाँ बिल्कुल। और सबसे अहम वो 14 दिन की धन विधेयक रोकने की सीमित शक्ति जो इसे एक अद्वितीय रिवाइजिंग चेंबर बनाती है। छात्रों को इन की पॉइंट्स का अच्छे से रिवीजन कर लेना चाहिए, खासकर शक्तियों और चुनाव प्रणाली का। जाते जाते मैं इस चर्चा से जुड़ा एक विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर हमारे श्रोता, हमारे कैंडिडेट्स खुद मंथन कर सकें। बिल्कुल, एक सोचने वाला बिंदु होना चाहिए। देखिए, चूंकि विधान परिषद को जल्दबाजी में बने कानूनों की समीक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसके पास बिलों पर वीटो करने की शक्ति नहीं है। जी। तो ये सोचने वाली बात है कि आज के दौर में जब राजनीतिक माहौल अत्यधिक ध्रुवीकृत या पोलराइज्ड हो गया है, जहां पार्टियां अपने स्टैंड पर अड़ी रहती हैं, तो क्या वो 14 दिन की देरी का नियम वास्तव में कोई संवैधानिक संतुलन बना पाता है, या फिर ये सदन केवल राजनीतिक फैसलों के लागू होने से पहले का एक वेटिंग रूम या प्रतीक्षालय बनकर रह जाता है? ये सच में एक बहुत ही गहरा सवाल है। मेंस के आंसर राइटिंग में नजरिया बहुत काम आ सकता है। जी, तो छात्रों इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारी ये सीरीज अगले सेशन में जारी रहेगी। बिल्कुल, अपनी तैयारी मजबूत रखिए। बिहार मैटर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।